मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी तक हमने रूसो के अनेक विचारों के बारे में अध्ययन किया है और पिछले उसमें हमने अपने चैप्टर के अंदर रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में जाना और समझा था। अब हम रूसो के जो और विचार हैं उनके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। पहले रूसो की प्रभुसत्ता संबंधी धारणा। रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित माना है। बौदा तथा हाफ्स ने प्रभुसत्ता के विचार से राजा की निरंकुश सत्ता को पुष्ट किया था। रूसो को ये विशेषता है कि उसने इससे जनता की सत्ता का समर्थन किया है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है। वह सर्वोच्च शक्ति है, उसके विरुद्ध वह किसी को भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं देता है। रूसो ने जनता की सत्ता का प्रतिपादन करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रूसो के जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वह अविच्छेद्यता है, चूँकि सामान्य इच्छा के रूप में वह जनता में रहती है, कभी उससे पृथक नहीं होती है तथा इसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। यह जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, अतः कोई व्यक्ति इसका समूचे रूप में कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इसका असीम और ऐसे अमर्यादित होना, इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। इसका सब कानूनों का यह मूल स्रोत है। राज्य के सब कानून इससे ही उत्पन्न होते हैं। समूची जनता में इसके निवास होने के कारण इसका विभाजन भी संभव नहीं है। इस प्रकार रूसो ने जनता की असीम, अमर्यादित, अनंत, अविभाज्य प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है। उसके संप्रभुता के सिद्धांत में हॉब्स और लॉक के दोनों का विचार का समन्वय हमें दिखाई पड़ता है। रूसो शासन के बारे में क्या कहते हैं और क्या समझाने का प्रयास करते हैं। रूसो ने राज्य और शासन में स्पष्ट अंतर किया है। यहाँ शासन से उनका अभिप्राय सरकार से है। सामाजिक समझौते से जो निकाय बनता है उसे वह राज्य कहकर पुकारता है। इस प्रकार संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियात्मक रूप देने के लिए सरकार का निर्णय किया जाना, सरकार का निर्माण किया जाना। सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा नहीं अपितु संप्रभु संपन्न समुदाय के प्रत्यादेश द्वारा होता है। अतः सरकार संप्रभु का एजेंट मात्र होती है, जिससे जन समुदाय अपनी इच्छा के अनुसार सीमित, नियंत्रित और परिवर्तित कर सकता है। शासन के वर्गीकरण में वह 4 प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में बताता है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन। उसने व्यवहारिक कारणों से लोकतंत्र की आलोचना की है तथा उसका झुकाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर है और इसलिए वह प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र नहीं मानता है। रूसो जनतंत्र की आलोचना करता है क्योंकि उसमें उत्तराधिकार की समस्या बनी रहती है। वह कुलीन तंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है और कुलीन तंत्र में भी वह कहता है कि प्राकृतिक, वंशानुगत तथा निर्वाचनात्मक जो कुलीन तंत्र की व्यवस्था है उसको वह सर्वोत्तम मानता है। मांटेस्क्यू की भांति रूसो का मत है कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किसी भी देश की शासन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कृषि प्रधान तथा औद्योगिक देशों की शासन प्रणाली सर्वथा भिन्न होती है। अर्थात रूसो का यह मानना है कि समय, परिस्थितियां, सामाजिक और वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था पर निर्भर करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था या किस प्रकार की शासन प्रणाली अच्छी तरह से कार्य कर पाएगी। रूसो ने मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। रूसो को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। उसने बड़ी ओजस्वी भाषा में स्वतंत्रता का गुणगान किया है। वह मनुष्य को स्वतंत्र रखना चाहता है और स्वतंत्रता मनुष्य का आंतरिक तत्व है। वह कहता है कि मानव का यह आवश्यक गुण है। स्वतंत्र मनुष्य को नैतिक बनाती है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना ही है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा के अधीनस्थ रहकर ही मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है। रूसो इस बात में विश्वास करता है कि कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सर्वोच्च स्वतंत्रता है। संक्षेप में रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति अपनी इच्छा का पालन करता है। रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता का अपना एक विशिष्ट महत्व है। उनकी अपनी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनका आरंभ इस प्रसिद्ध वाक्य से होता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जुड़ा हुआ या श्रृंखलाओं में बंधा हुआ रहता है।
के उपासक होने के कारण रूसों ने दास प्रथा की आलोचना की है। उन्होंने इसको गलत बताया है तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, परंतु दोबारा हस्तगत कभी नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता के पुजारी होने के कारण ही उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही उसने सत्ता पर बल दिया था। रूसों के दर्शन की अनेक विचारकों के द्वारा बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है और उनके दर्शन की जितनी आलोचना की गई है, शायद ही किसी विचारक के दर्शन की इतनी आलोचना की गई होगी। एक ओर तो उसे महान दार्शनिक समझा जाता है जिसका राज्य के स्वरूप के विषय में ज्ञान अन्य किसी भी विचारक की अपेक्षा अधिक था, और दूसरी ओर उसे मिथ्याचारी तथा अलुकवाणी विशेषणों से पुकारा जाता है। लेमिटर के अनुसार उसकी पुस्तक में असंगतियों की भरमार है, बहुत ज़्यादा असंगतियाँ उनकी पुस्तक में पाई जाती हैं। उसकी विचारधारा में बहुत ज़्यादा असंगतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा विरोधाभास पाया जाता है। वाहन ने ठीक लिखा है कि एक ओर तो वह राज्य का प्रबल पोषक था, दूसरी ओर व्यक्ति का उग्र समर्थक था, और वह इन दो विरोधी आदर्शों को नहीं छोड़ सका। एक ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और दूसरी ओर उसे राज्य का दास बनाता है। एक ओर सहिष्णुता की नीति का उपदेश देता है और दूसरी ओर अपने गणराज्य के से नास्तिकों को निष्कासित करता है। रूसों को निरंकुशता का आलोचक समर्थक कहते हैं। उनका मानना है कि उसने असीमित, अविभाज्य एवं अनियंत्रित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। उसने राज्य की को ही अधिकारों का सृष्टा बना दिया है। रूसो व्यक्ति को सामान्य इच्छा या प्रभुसत्ता के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं देता है। वह सामान्य हित की बलिवेदी पर व्यक्तिगत अधिकारों की भेंट चढ़ा देता है। इस प्रकार लोकतंत्र का यह महान पुजारी निरंकुश राजसत्ता की स्थापना करता है। मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं वो भी आदर्शात्मक हैं। रूसो का मानव स्वभाव संबंधी विचार एवं आदर्शात्मक है। वह मनुष्य को भला, शांत एवं भोला मानता है, जबकि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती हैं। किसी एक का अधिक होना या एक का कम होना पाया जा सकता है, लेकिन बुराई नहीं होना ये संभव नहीं होता है। बुद्धिवाद और प्रगतिवाद का भी रूसो को विरोधी माना जाता है। रूसो बुद्धिवाद, विज्ञान एवं कला का विरोधी है। भावुकतावाद के प्रति अत्यधिक विश्वास रखने के कारण वह यह मानता था कि जीवन यापन विवेक के अनुसार नहीं वरन भावना के अनुसार किया जाना चाहिए। उसकी अपील भावनाओं की अपील थी, तर्क की नहीं। इतना सब होने के बाद भी रूसो की महत्ता या उनके योगदान से नकारा नहीं जा सकता है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो का नाम अमर है। वह आदमी का भावुक दार्शनिक था। उसे क्रांति का अग्रदूत तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवारा मसीहा कहा जाता है। GDS कोल ने रूसो को राजदर्शन का पिता कहा है। उसके अनुसार सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजदर्शन की दृष्टि से महानतम ग्रंथ है। उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। उनके विचारों का अपना एक महत्व है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत उनका अपना मौलिक सिद्धांत है जो उन्होंने राजदर्शन को प्रदान किया है। दैनिक के अनुसार इस विचार के द्वारा रूसो ने राष्ट्र राज्य संबंधी विचारों को बल दिया है। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा भी उनकी अपनी है। जनवादी देववाणी है। शासन का आधार जनता की सहमति है, यह उनका दृष्टिकोण है। राष्ट्रवाद का उद्घोषक भी रूसो को माना जाता है। रूसो यद्यपि राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं था, किंतु समूह की एकता और दृढ़ता की भावनाओं पर बल देकर उसने राष्ट्रभक्ति को एक आदर्श रूप में प्रतिपादित किया है। इस प्रकार रूसो के प्रभाव की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने दर्शन में आधुनिक काल की सभी विचारधाराओं, समाजवाद, अधिनायकवाद तथा व्यक्तिवाद के बीच मिलते हैं। बाकर ने उसे व्यक्तिवाद का प्राण माना है और फ्रांस की राज्य क्रांति का सेहरा भी रूसो के क्रांतिकारी विचारों पर ही है। कॉल ने ठीक ही लिखा है कि रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीति शास्त्र की एक सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसो एक महान विचारक था और उनके विचारों को, उनकी महत्ता को, उनके योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं।